हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो रहेगा 20 MCQs ऑफ साइंस सेक्शन। 20 MCQs की बात करेंगे जो हमारे सेक्शन साइंस से लिए हमने। तो आई होप आप यहाँ पे अपना साइंस सेक्शन का सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो अब आपके लिए यहाँ पे MCQs करने का टाइम आ गया है कि अब अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे चेक कर लीजिए, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट अप कर दीजिए बाय अटेम्प्टिंग दीज 20 MCQs रिगार्डिंग द साइंस सेक्शन ऑफ योर सिलेबस एज पर एज GKSP एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले MCQ की बात करेंगे। तो यहाँ आपके पास देखने को मिलेगा पहला वाला MCQ आपके पास है साइंस का। आई होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल में आप अपना आंसर यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपके 20 में से कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो अगर 20 में से आपके 18 या 17 to 18, अगर 19 भी पे करेक्ट हो रहे हैं, 17 to 18 के रेंज में आपका करेक्ट हो रहा है, देन योर प्रिपरेशन इज़ ऑल गुड। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फाइनल में आपका कितना करेक्ट बन जाएगा। तो चलिए गाइस, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट of power? 1 watt is equal to which among the following quantities? ये बताया जा रहा है कि जो पावर है उसका यूनिट हमारे पास वाट होता है। अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करेंगे तो वो होता है हमारा ऑलमोस्ट 745.7 के बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, और पावर का यूनिट होता है वाट। मगर यहाँ पे 1 वाट की बात कर रहे हैं। 1 वाट इज इक्वल टू कितनी बराबर, किस क्वांटिटी के बराबर होता है? तो वो होता है हमारा 1/745.7 हॉर्स पावर, यानी कि हॉर्स पावर का रेसिप्रोकल यहाँ पे बन जाता है 1 वाट के बराबर। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो 1 वाट हमारे पास किसके बराबर होता है? 1/745 हॉर्स पावर, यानी 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो 1 मैकेनिकल हॉर्स पावर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर हमारा होता है किसके बराबर? 745.7 वाट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग 1 वाट किसके बराबर होगा? 1 वाट हमारा होगा किसके बराबर? ये 1 वाट होगा हमारा किसके बराबर? 1/745.7, ये वाला इसके बराबर होगा। तो उसके बाद अनदर क्वेश्चन रहेगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम इन द केस ऑफ। तो किस केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है? आप मुझे बताएं किस केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है? सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस, या बोथ 2 and 3 में? आप बताइए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किस में देखने को आपको मिलेंगी? चलिएगा, आप इसका आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर करेंगे। तो चलिएगा हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो इसका मतलब होता है जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं और जो काइनेटिक्स होती हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा मिनिमम सॉलिड्स में होती है और मैक्सिमम गैसेस में होती है और मीडियम लिक्विड्स में होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है और यहाँ पे मीडियम टाइप का देखने को लिक्विड्स में मिलेगा और सॉलिड्स में आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? इट इज़ एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ जो ऑब्जेक्ट को मोशन मिल जाती है, उसकी मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी आ जाती है उसको मोशन। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है तो उसको एक एनर्जी मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें किस में देखने को मिलेगा? तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको गाइस देखने को वो मिलेगा, आपको गैसेस में मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे सॉलिड्स में। तो इसका करेक्ट आंसर यही पे रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मिनिमम। तो मिनिमम आपको मिलेगा यहाँ पे सॉलिड्स में। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो मिलेगा गैस में आपको, और अगर मीडियम की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा लिक्विड्स में। ये है इसका फंडा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब इनमें से कौन सी डिजीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में से इराडिकेट हो गई है? इराडिकेट इन द सेंस मतलब
वैनिश हो गई है, अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है वर्ल्ड में। पोलियो, रेबीज़, येलो फीवर या स्मॉल पॉक्स, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स रहेगा करेक्ट ऑप्शन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में से वैनिश हो गई, इराडिकेट हो गई, यानी कि कम्प्लीटली क्योर हो चुकी है। अब ये डिजीज़ किसी को नहीं होती है। स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे तो स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड इन 19 विच वाज इराडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। इसको इराडिकेट एलिमिनेट किया गया था यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। इट वाज कॉज्ड बाय द, ये किससे होता था, ये वायरोला वायरस से होता था। ये स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे तो 1980 को यहाँ पे 33rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो गई थी, उन्होंने वर्ल्ड फ्री बोला था, ये अब वर्ल्ड फ्री हो गया इस डिजीज़ से। तो इसको बड़ा अचीवमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर का माना जाता है। तो इसका रहेगा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉज फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, नन ऑफ दीज। तो अगर हम इन तीनों की बात करेंगे तो इन तीनों से यहाँ पे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप होता है, चाहे यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करें, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करें, चाहे हम डिफॉरेस्टेशन करें जिससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन, उसके साथ टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा डी, यानी कि डी, नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी हमें एग्रीकल्चर में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। तो ग्रीन हाउस में यहाँ पे इसकी पूरी ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखने को हमें मिलता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन से भी हमें ये ग्रीन हाउस देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डिजीज और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। तो विटामिन B3 से कौन सी डिजीज़ होती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास बेरी रिकेटस, पेलेग्रा एंड स्कारवी है, तो आप यहाँ पे गैस आउट एलिमिनेट कर सकते हैं। स्कारवी रहेगा विटामिन सी का, विटामिन सी से स्कारवी होती है। अगर रिकेटस की बात करेंगे तो यहाँ पे विटामिन डी से होता है, आई थिंक सो। बेरी यहाँ पे विटामिन बी से होता है, B1 से या B2 से होता है, बट B3 की बात करेंगे तो उससे पेलेग्रा आपको देखने को मिलेगी, एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो जी यहाँ पे देख लीजिए, पेलेग्रा से यहाँ पे विटामिन B3 से होती है, विटामिन डी से रिकेटस होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन बी से बेरी होता है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस। तो कौन सी डिजीज़ है जो वायरस से नहीं होती है। पहली वाली ऑप्शन रहेगी पोलियो माइलेटिस, सेकंड वाली रहेगी कॉलेरा, थर्ड रहेगी चिकन पॉक्स, फोर्थ रहेगी मीजल्स। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वायरस वाली डिजीज़ की, तो ये थी, आई थिंक ये सारी वायरस वाली डिजीज़ है, ये वाली और ये वाली, ये सॉरी, ये कौन कौन सी है इसमें, ये देख लीजिए आप। इसमें हमारी वायरस वाली डिजीज़, यहाँ पे ये भी वाली वायरस डिजीज़ रहेगा, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़, मीजल्स वायरल डिजीज़, कॉलरा यहाँ पे हमको बैक्टीरियल डिजीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हमें वाटर कंटेमिनेशन से देखने को मिलता है, ये वाला आउट हो जाएगा। कॉलरा यहाँ पे क्या होता है ये देख लीजिए, आउटब्रेक अमंग द पीपल इन द क्राउड एरियाज एंड देयर विद द पुअर सैनिटरी कंडीशन। देखिए कॉमन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है, वाइब्रो कॉलरा जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी वायरल डिजीज़ नहीं है। ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर या पुअर सैनिटेशन की वजह से होता है। चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो ये चिकन पॉक्स वायरस वर्सीला से होता है, पैथोजेनिक डिजीज़ है। मीजल्स भी पैथोजिन से होता है, ये वायरस डिजीज़ है, ये रूबीला वायरस से होता है। पॉलीमाइलेटिस यानी ये पोलियो वायरस से होता है, पोलियोमाइलेटिस से ही पोलियो वायरस होता है। और मीजल्स यहाँ पे रेबुला वायरस होता है, और चिकन पॉक्स यहाँ पे वर्कीला वायरस होता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये देख लीजिए आप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स गिवन बिलो। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला वाला स्टेटमेंट रहेगा, इट इज़
sacrificial device. It provides over current protection. It acts as a barrier between the electric circuit and the human body. मतलब ये एक किस्म का sacrificial device रहता है और ये करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है और ये बैरियर रहता है ह्यूमन बॉडी और सर्किट के बीच में। तो वो हमारे पास सेफली फ्यूज़ होता है, जो एक फ्यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी फ्यूज़ ही रहेगा। अर्थ वायर, लाइव वायर, स्विचेस या फ्यूज़, इसमें सेफ्टी वाला डिवाइस की बात करेंगे तो वो फ्यूज़ ही रहता है। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स और करंट प्रोटेक्शन टू फंक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट। सम ऑफ द इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ह्यूमन बॉडी, प्रिवेंट डिवाइसेस फेलियर ड्यू टू फॉल्टी सर्किट, प्रोवाइड्स ओवरलोड शॉर्ट सर्किट्स एंड ब्लैक आउट्स। उसके बाद इट सेक्सुअल डिवाइस वन हैज़ ए फ्यूज ऑपरेटिंग इन ओपन सर्किट एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड और रिवायर्ड। तो इसके बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमने देख लिए हैं। उसके बाद बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ क्या होता है हमेशा? जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ क्या होता है? रिक्वायर्स कैटलिस्ट, रिक्वायर्स सनलाइट, ओनली वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ही आपको पता चलेगा, जिसमें एक से ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं। तो इसका यहाँ पे आई थिंक डी वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे मोर देन वन रिएक्टेंट। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फॉलोइंग इज द जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्बिनेशन ENS. It is always requires more than two reactants since it is a combined two reactants combined to form a product. तो यहाँ पे यही कंसेप्ट होता है इसका, जिसमें एक से एक या दो होंगे तो उसको कॉम्बिनेंट रिएक्शन बोल सकते हैं हम। इसका वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी वाला ऑप्शन, मोर देन वन रिएक्टेंट। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल। आप ये सबको पता ही होगा, जो आयरन की रस्टिंग होती है वो किससे होती है? ऑक्सीडेशन से होती है, रिडक्शन से होती है, डिकम्पोजिशन होती है, रिप्लेसमेंट से होती है। तो वो होती है ऑक्सीडेशन की वजह से। और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड विच वी सी रस्ट। जो रस्ट होती है वो एक्चुअली होती है हाइड्रेटेड आयन्स, हाइड्रेट आयन ऑक्साइड होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रेट आयन किसका बना होता है, जिसमें हमें जो वाटर प्लस ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन में हाइड्रेट आयन देखने को मिलेगा, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से वो यहाँ पे फॉर्मेट होता है, उसको रस्टिंग के नाम से हम पर्टिकुलरली जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे अनदर डिजीज़ की। यहाँ पे इस डिजीज़ का नाम बताना है आपको। आइडेंटिफाई द डिजीज़ बेस्ड ऑन द सिम्टम्स गिवन बिलो। फीवर, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क रेड कलर्ड रैश ऑन बैक एंड चेस्ट विच स्प्रेड्स ऑन द होल बॉडी, लेटर रैशेस चेंज इनटू वेसिकल्स, आफ्टर अ फ्यू डेज दीज वेसिकल्स स्टार्ट ड्राइंग अप एंड स्कैब्स क्रस्ट्स आर फॉर्मड, फॉलिंग स्कैब्स इन्फेक्टिव स्टेज। ये स्किन की प्रॉब्लम है जिसमें हमें यहाँ पे रेड कलर्ड रैशेस वगैरह बॉडी पे देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, या आपको इनके बारे में पढ़ा होगा? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस। तो चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस, ये क्रॉस रहेगा, ये भी क्रॉस रहेगा, ये भी क्रॉस रहेगा। तो चिकन पॉक्स यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे इसके सिम्टम्स वगैरह की बात कर रही है हम यहाँ पे चिकन पॉक्स पैथोजेनस वर्सीला जोस्टर वायरस, ये होता है वर्सीला जोस्टर वायरस। ये VZV वर्सीला जोस्टर वायरस से होता है चिकन पॉक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसको यहाँ पे स्कैब के थ्रू होता है। इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 12 to 20। इसके ये सिम्टम्स रहेंगे फीवर, हेडेक और रहेगा डार्क हेड रैशेस वगैरह रहेंगे, और ये सारे इसके सिम्टम्स है चिकन पॉक्स के। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के किसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो के कौन सा कंसेप्ट लेते हैं हम, उसके बाद हाई रेजिस्टिव किस में देखने को मिलेगी, वर्किंग कैपेसिटी हम किसके साथ मैच करेंगे यहाँ पे। तो गाइस आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इसको मैच करने के, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब होता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा तो वो करंट में हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हम यहाँ पे इसमें देखेंगे, इसमें हमारा सोल्यूशन क्या रहता है। इंसुलेटर ऑफर्स हाई रेजिस्टिविटी टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, हाई रेजिस्टिविटी एसोसिएटेड विद द इंसुलेटर्स, यानी कि
इंसुलेटर्स हमारा काम करते हैं, वो हमें करंट से बचाते हैं। तो हाई रेजिस्टिविटी को यहाँ पे स्टैंड बाय करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। हाई रेजिस्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाई रेजिस्टिविटी के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंसुलेटर्स। तो उसके बाद बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग करंट जनरेशन। जैसे मैंने बोला करंट की वजह से यहाँ फ्लो इलेक्ट्रॉन करें फ्लो होता तो करंट जनरेट होता है। तो उसके बाद एनर्जी कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी, जो हैंड्स ओवर कैपेसिटी इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यहाँ पे एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हम यहाँ पे एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, वर्किंग कैपेसिटी के गैस के साथ एनर्जी के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। वोल्टेज इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल डिफरेंस एज टू द वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है एक यूनिट चार्ज को दूसरे यूनिट चार्ज तक ले जाना। तो यहाँ पे हम इसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को वोल्टेज के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के साथ हम मैच कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के साथ मैच करेंगे, ठीक है, वोल्टेज के साथ मैच करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ करंट मैच करेंगे। हाई रेजिस्टिविटी के लिए इंसुलेटर का मैच करेंगे और वर्किंग कैपेसिटी के साथ हम एनर्जी मैच करेंगे। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टेज रहेगा, वो रहेगा सी। इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए रहेगा यहाँ पे करंट, वो रहेगा डी। उसके बाद हाई रेजिस्टिविटी रहेगी इंसुलेटर ए, उसके बाद रहेगा बी। यानी कि सी डी ए बी वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सी डी ए बी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा मेटल इज इन देयर प्योर स्टेटस हैव ए शाइनिंग सरफेस, देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लस्टर्स नॉन मेटल। मतलब मेटल्स में जो शाइनिंग होती है वो लस्टर्स होते हैं। तो मेटल्स की बात करेंगे वो शाइन करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स में एक कुछ 2-3 मेटल्स ऐसे हैं जो लस्टर्स है जो शाइन करते हैं। तो नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो शाइन करते हैं। इनमें से ऑप्शन बताइए वो कौन सा करेक्ट है। पोटेशियम, फास्फोरस, ब्रोमीन एंड आयोडाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आयोडाइन। यहाँ पे नॉन मेटल है लेकिन वो शाइन करता है। नॉन मेटल यूजुअली हैव डल, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो यूजुअली शाइन नहीं करते, वो डल होते हैं। बट डायमंड एंड आयोडीन ऐसे 2 एक्सेप्शंस है जो यहाँ पे शाइन करते हैं एज पर एज नॉन मेटल्स आर कंसर्न्ड। आयोडीन और डायमंड आप याद रखेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा कंसेप्ट आपके पास, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग विंड एनर्जी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके पास, स्टेटमेंट रहेंगे विंड एनर्जी के रिलेटिंग है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला वाला रहेगा विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी वाली कंडीशन रहेगी फॉर जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड आल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर। अगर हम पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो एंड एफिशिएंट रिसोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, जो विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला फॉल्स एंड सेकंड वाला ट्रू। कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू, तो वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम अनदर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे एनवायरनमेंट में दिया गया क्वेश्चन, जो हमारा 10% लॉ है, जो हमारा एनर्जी ट्रैफिक लेवल से एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, 10% लॉ जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे बात कर रही है ए सिग्निफिकेंट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर द इनशिफ्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल, जो हमारा एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक जाने में एनर्जी वेस्ट होती है, उसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहला वाला रीज़न की बात करेंगे, ए सिग्निफिकेंट एनर्जी dissipated as heat to carry out life processes that perspiration in digestion of some organic material which makes it impossible to absorb energy from it। थर्ड वाला रहेगा not all organisms on trophic level becomes food for the organism in the immediate next trophic level। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो ये सारे के सारे करेक्ट बन जाएंगे, इनकी वजह से यहाँ पे एनर्जी में हमें लॉस देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास डी वाला ऑप्शन। आई होप आपने 10% लॉ देख लिया, पढ़ लिया होगा। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ बायोम। तो बायोम की यहाँ पे हमें बाउंड्रीज को मेंशन डिटरमाइन कौन करता है बायोम को, यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज को डिटरमाइन पॉपुलेशन, लैटिट्यूड,
क्लाइमेट या बायोटिक कंपोनेंट्स। ये आपके पास ऑप्शन है, आप बताइए बायोम की बाउंड्रीज को कौन डिटरमाइन करता है। चलिए गाइस इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। जो हमारा बायोस्फीयर होता है जिसमें हमारा लैंड प्लस वाटर प्लस एयर आता है, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उनको हम बायोम्स बोलते हैं। विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरली सॉइल। नो टू biomes alike. The climate determines the boundaries of biome and abundance of plants. तो यहाँ पे क्लाइमेट डिटरमाइन करता है बाउंड्रीज ऑफ बायोम, यानी कि दो बायोम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक बायोस्फीयर में हमारे पास बहुत सारे बायोमस देखने को मिलेंगे, लेकिन दो बायोमस सेम नहीं हो सकते। बायोमस क्या होते हैं? बायोमस छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी होती है जो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइफ जो भी होंगे, जिस टाइप का भी वेजिटेशन होगा, जो भी बायोम लाइफ यहाँ पे बनाएंगी, तो यहाँ पे क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा बाउंड्रीज को। तो यहाँ पे क्लाइमेट की यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट, वो रहेगा विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ। मतलब कौन सा मेटल है जिसको हम, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम अपने नाइफ से कट कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या टंगस्टन, कौन सा रहेगा? किन चारों में से कौन सा करेक्ट रहेगा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाले देख लीजिए आप। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, ये इनमें से हमें जो मेटल्स देखने को मिलते हैं वो रहेंगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम, ये वाले मेटल्स को हम इजीली कट करेंगे नाइफ के साथ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होते हैं। अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये बहुत कट कर सकते हैं इनको हम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँगा सबसे पहले कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसी कौन सी है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। इनमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? सोलर एनर्जी भी तो रिन्यूएबल एनर्जी है, जियोथर्मल भी तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। आई थिंक कोल भी रिन्यूएबल एनर्जी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शन सोलर, न्यूक्लियर जो आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वायर इज एनर्जी फॉर कोल नेचर के वजह कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने बोला है कि ये सोलर, न्यूक्लियर एंड जियोथर्मल नॉन कन्वेंशनल है। तो यहाँ पे और ये कन्वेंशनल, ये बोल रहा है गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस को बोल रहा है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इसका माने तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना विच ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स, सोलर, न्यूक्लियर एंड जियोथर्मल। सोलर, न्यूक्लियर एंड जियोथर्मल, तो कोल यहाँ पे बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसको एक बार फिर से अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा ये रहेगा रिगार्डिंग द प्लांट्स में जाइलम और फाइलम हमें देखने को, टिश्यू में देखने को मिलेंगे, उनके रिगार्डिंग रहेगा। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट रहेगा द डायरेक्शन ऑफ द फूड मूवमेंट इन द टिश्यू इज़ अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे इसकी वजह से फूड मूवमेंट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स में। तो इस टिश्यू की वजह से यहाँ पे हमें एमिनो या सार्कोस एसिड्स को लीवर्स और उसके बदर पार्ट्स लीवर्स के प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये कौन सा यहाँ पे टिश्यू रहेगा? ये जाइलम, फाइलम, गॉड सेल्स या स्टोमेटा का काम है। किसका काम है ये? अगर हम जाइलम का देखेंगे तो इसका वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है। फोलियम की बात करेंगे, इसका ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर देता है। गॉड सेल्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करते हैं। स्टोमेटा की बात करेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब और O2 को यहाँ पे रिलीज़ करने में लीवर्स को मदद करता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा ओजोन लेयर की बात करी जा रही है। यहाँ पे ओजोन लेयर में हमें क्या है, एनवायरनमेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इट इज़ थिकर ओवर द इक्वेटर देन द पोल्स, यानी कि इक्वेटर पे ज़्यादा इसको थिकर है और पोल्स पे थिनर है। इट वेरीज विथ सीजन, सीजन के साथ वेरी होता है।
इट ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। कौन सा करेक्टर रहेगा? अगर हम बात करेंगे ओजोन लेयर की, तो हमारे पास एक ट्रिक है जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो रहेगा ट्रस्ट मी इन द एग्जाम्स, यानी कि ट्रोपोस्फियर यू सॉरी यहाँ पे ट्रस्ट मी ये होगा ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आयोनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए जो हमारे पास है ट्रस्ट में, यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। यहाँ पे रहेगा ट्रस्ट मी, आयोनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो यहाँ पे हमारा जो ओजोन लेयर होता है वो हमारा होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में नहीं होगा, वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। तो ये थर्ड वाला इनकरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। बाकी जो दो है वो करेक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन की बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए बोलिए यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज अ लैक ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग और कि इसका रीज़न क्या रहता है? तो ओजोन लेयर इज टाइपली थिकर ओवर पोल्स देन ओवर द इक्वेटर फॉर 3 रीजंस। इसका रीज़न क्या होता है जो थिकर होता है यहाँ पे पोल्स पे? ozone layer is typically thicker over the poles than over the equator for 3 reasons. There is a lack of sunlight during the Arctic winter to break it down. तो यहाँ पे हमारा पोल्स पे ज़्यादा थिकर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट देखने को नहीं मिलती है। सीजनल वेदर सिस्टम एज विंड पैटर्न्स इन द अपर पुश मोर ओजोन टुवर्ड्स द पोल्स इन नॉर्थ। तो इसकी वजह से भी होता है। द वर्टिकल स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर पर थिकनेस near the equator. The troposphere makes up about 18 kilometer of the atmosphere. At the poles, it thins to only 8 किलोमीटर थिक। ये भी इसका अनदर कंसेप्ट है। द बाउंड्री बिटवीन द लेयर्स कॉल्ड द ट्रोपोपॉज और द आर्किड लेयर आर। तो ये बहुत सारे यहाँ पे इसने इसकी रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में बोला है। तो नॉट द ओजोन लेयर, ओजोन ट्रोपोस्फियर, ओजोन ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। ये बात करेंगे यहाँ पे हम इसकी, तो ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बट जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 1 एंड 2 रहेगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ये रहेगा न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये आपको पता होने चाहिए जो प्लांट्स में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है तो वो कौन कौन से हैं। अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जो हमारे पास प्राइमरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी में हमें कैल्शियम और माइक्रो जो स्मॉल होते हैं उनमें आयरन एंड जिंक देखने को मिलेगा। आयरन एंड जिंक हमें यहाँ पे माइक्रो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आयरन एंड जिंक हमें माइक्रो में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी में हमें कैल्शियम देखने को मिलेगा, प्राइमरी में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यानी कि ABC आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ABC वाला ऑप्शन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ABD भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ABC नहीं है तो ABD यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज प्लांट वायर द माइक्रो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे हम माइक्रो, प्राइमरी इन द सेंस यानी कि थोड़े से बड़े जो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स को ज़रूरत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो माइक्रो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में, जैसे आयरन एंड जिंक स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होते हैं। द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन मॉडरेट अमाउंट। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मॉडरेट क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे MCQ सीरीज़, जो हमने 20 क्वेश्चन साइंस के देख लिए। आई होप आपको यहाँ पे आपने भी ट्राई कर लिए होंगे, आपको डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल गया होगा कि JKSB में से भी ज़्यादा आपको लेवल देखने को मिल सकती है। बट अकॉर्डिंग दिस MCQ सीरीज़ आप बताएं कि आपने 20 में से कितने अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर आपके 20 में से 18-19 यहाँ पे अटैम्प्ट हो रहे हैं, देन दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। तो आपको इस पे रिवीजन करने की ज़रूरत है। जिन बच्चों के अराउंड 15-14 आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर जितना भी स्कोर आपका बन रहा है आप यहाँ पे कमेंट्स में शेयर करेंगे, ताकि हम आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पे चेक की जाए, आपको थोड़ा बूस्ट अप कर सकें हम।
तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप, और कोई सजेशन रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाला टॉपिक। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नया इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ लेके। तो तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।